नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नवभारत के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। इसके साथ ही अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी से औपचारिक तौर पर इस्तीफा भी दे दिया। सोनिया गांधी को 7 पन्ने की चिट्ठी में अमरिंदर ने लिखा कि सिद्धू उम्र का लिहाज किए बिना मुझे बेइज्जत करते रहे। उन्हें राहुल प्रियंका ने शह दी। राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले हुए उपचुनावों में कांग्रेस बीजेपी के लिए नतीजे मिले जुले रहे हैं। हिमाचल में जहां कांग्रेस ने तो बंगाल में तृणमूल ने सभी सीटें जीत लीं, जबकि असम में बीजेपी गठबंधन सभी 5 सीटों पर विजयी रहा। राजस्थान में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे अनिल देशमुख को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर पुलिस के जरिए हर महीने 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगाए थे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे उन 40 जिलों के डीएम से बात करेंगे जहां कोरोना वैक्सीन का कवरेज कम है। इन जिलों में 50% से कम लोगों को पहली डोज लगी है, वहीं दूसरी डोज लगाने में भी ये जिले पिछड़े हैं। इस दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में बाद में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल किया गया। पहले उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। सभी 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सीएम जयराम ठाकुर ने हार की जिम्मेदारी ली है और हार के पीछे महंगाई को बड़ी वजह बताया है। बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि 4 में से 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। जीत से उत्साहित ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल ने दिखा दिया कि वो हमेशा नफरत की बजाय विकास और एकता को चुनेगा। असम में हुए उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन ने सभी 5 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने 3 तो उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि जीत पीएम मोदी की नीतियों की वजह से हुई है। बिहार में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी जेडीयू ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए थे और करीब 4 साल बाद लालू यादव प्रचार करते नजर आए थे। उपचुनाव में शिवसेना को दादर नगर हवेली लोकसभा सीट पर जीत मिली है। शिवसेना के लिहाज से ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पार्टी ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर कोई लोकसभा सीट जीती है। इस सीट पर पार्टी ने कलाबेन देलकर को उम्मीदवार बनाया था, जो दिवंगत सांसद मोहन देलकर की पत्नी हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसके 11 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी और 1.5 साल के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जमीनी विवाद और आर्थिक तंगी के चलते पूरे परिवार की हत्या कर खुद को मारना चाहता था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम होने की बात करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक मोबाइल स्टोर में गया और स्टोर को बम से उड़ाने की धमकी देने लगा। स्टोर की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने व्हाट्सएप के जरिए धोखाधड़ी के मामले में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट दिल्ली और बेंगलुरु से चलाया जा रहा था। आरोपी पहले व्हाट्सएप को हैक करते थे और उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को दिक्कत में होने का मैसेज भेजकर पैसे मांगते थे। पकड़े गए विदेशी नागरिक के पास से 5 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जांच कर करीब 900 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं।
पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। दिल्ली पुलिस की 15 टीमों ने सदर बाजार में विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस ने पटाखे रखने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों से करीब 4 लाख रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए। दुर्गापुर और आसनसोल समेत कई इलाकों में दीपावली के समय कई व्यवसायी अवैध तरीके से पटाखे बेचते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस का ना आना बहुत बड़ी गलती है। बता दें कि ना तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ना ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समिट में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने डेलीगेशन भेजा। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन करता है, रूस 5वें नंबर पर है। ग्लासगो में पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी मुलाकात की। इस दौरान हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। इजरायली प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से कहा कि आप इजरायल में बहुत लोकप्रिय हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो पीएम मोदी हंसने लगे। बेनेट ने इजरायल भारत के रिश्ते फिर से मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भारत की ओर से बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ ने कहा है कि वो 10 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। यूसुफ ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की भारत की भूमिका को खारिज किया। ये बैठक एनएसए अजीत डोभाल ने बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था। काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल में हुए हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में पहले एक आत्मघाती ने खुद को उड़ा लिया, बाद में दूसरे हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। तालिबान की सरकार बनने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। नाइजीरिया के लेगोस में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिरने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान मलबे से एक जिंदा शख्स को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि हादसा कंस्ट्रक्शन में खराब सामान का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ। इस दौरान मलबे से एक जिंदा व्यक्ति को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि ये हादसा कंस्ट्रक्शन में खराब सामान का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ। छठ पूजा के मौके पर इंडियन रेलवे बिहार के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, ताकि त्योहार के सीजन में यात्रियों की भीड़ न हो और लोगों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। रेलवे ने इन सभी ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। इस साल छठ 10 नवंबर को है। इग्नू ने अपने यूजी और पीजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना काल के चलते इस बार इग्नू ने कई बार डेडलाइन बढ़ाई है। पहले ये डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स के नतीजे आ गए हैं। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट रीट bser21.com पर देखे जा सकते हैं। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। रीट की परीक्षा 26 सितंबर को हुई थी, जिसमें 16 लाख लोग शामिल हुए थे। केंद्र ने लोगों से इस दिवाली पर सिर्फ हॉलमार्क किए गए आभूषण ही खरीदने का अनुरोध किया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है कि आभूषण खरीदने से पहले 6 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड जरूर देखें और खरीदे गए आभूषणों का बिल जरूर लें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय कारोबारियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते से विशेष रूप से महिला कारोबारियों को ई-कॉमर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते से विशेष रूप से महिला कारोबारियों को ई-कॉमर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी इटली और ब्रिटेन का दौरा पूरा करके आज स्वदेश वापस लौटेंगे। स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम मोदी ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। उन्हें गुड बाय कहने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर जमा हुए थे, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को प्यार भी दिया। कुछ ऐसा ही नजारा पीएम मोदी जब ग्लासगो पहुंचे थे उस वक्त भी देखने को मिला। और अब जब वापस भारत लौट रहे हैं तो देखिए नम आंखों के से विदा करते हुए यहां पर भारतीय समुदाय के लोग भारी तादाद में पहुंचे और पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया।
दिन के दौरे को पूरा करके और उसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरा पूरा करके आज स्वदेश वापस लौटने वाले हैं और अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी की हैं। आखिर में ग्लासगो में भारत रवाना होने से पहले सैकड़ों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें गुड बाय कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से अलग बनाता है। इटली और यूके का दौरा खत्म कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से भारत के लिए रवाना होने लगे तो भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के लिए होटल के बाहर जमा हो गए। इसके बाद जैसा कि अक्सर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके बीच पहुंच गए। पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया और बच्चों को प्यार दिया। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान पीएम ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। एक दिलचस्प तस्वीर उस वक्त दिखी जब भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को ढोल ड्रम के साथ गुड बाय कहा और पीएम मोदी ने उनके साथ ड्रम पर हाथ भी आजमाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी पहले भारतीयों से मिले और फिर ड्रम बजाने लगे। इससे पहले अपने यूरोप दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई अहम मुलाकातें की। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी। इजरायली पीएम ने तो मजाकिया अंदाज में यहां तक कह दिया कि आप इजराइल में बेहद लोकप्रिय हैं, आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजरायली पीएम से मुलाकात को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। रिसर्च, इनोवेशन और तकनीक के क्षेत्रों में भारत इजराइल की साझेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी बातचीत हुई। The meeting that the Prime Minister had with the Prime Minister of Israel, His Excellency Mr. Naftali Bennett. This is again the first meeting that the two Prime Ministers have had. They've spoken on the phone earlier, but they're meeting for the first time. The Prime Minister mentioned to the Israeli Prime Minister that next year would represent the 30th anniversary of diplomatic relations between India and Israel, and invited him to visit India in that context. Mr. Bennett said, Prime Minister Bennett said that he had visited India about 3 times in the past in his capacity as a minister in the government of Israel, but he would be delighted to visit India in the first quarter of 2022 in his current capacity. He also said that the relations between India and Israel are very close, very comprehensive, and that it would be his endeavor to strengthen and widen that relationship even further. इजरायली पीएम के अलावा पीएम मोदी ने दौरे के आखिरी दिन नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने स्वदेश वापसी के वक्त ट्वीट किया, धरती के भविष्य को लेकर 2 दिन के मंथन के बाद ग्लासगो से प्रस्थान कर रहा हूं। भारत ने न सिर्फ पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया, बल्कि अगले 50 साल के लिए एक एजेंडा सेट कर दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री का ये यूरोप दौरा कई मायनों में खास रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के साथ साथ COP26 सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा और पीएम मोदी के सुझावों का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से औपचारिक इस्तीफे के बाद से कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औपचारिक इस्तीफे का ऐलान के साथ नई पार्टी की घोषणा की, पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस के कैंप में हड़कंप मच गया। पंजाब कांग्रेस ने आनंद फानन में बैठक बुलाई है। बैठक में पंजाब के सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल रहे। कैप्टन ने अपने औपचारिक इस्तीफे का 7 पन्नों का एक लेटर भी सोनिया गांधी को लिखा है। कांग्रेस को डर है कि अब कहीं कैप्टन के करीबी रहे विधायक और सांसद पाला ना बदल लें।
तो ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं, 4 पन्ने का ये लेटर लिखा गया है और डियर मैडम प्रेसिडेंट आई रिजाइन करके इस लेटर की शुरुआत हुई और ये पूरा हर एक मुद्दे का जिक्र, यहाँ पर हर एक नाराजगी का जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए कैप्टन की चिट्ठी में आखिर क्या है, ये देखिए, सिद्धू को राहुल प्रियंका का संरक्षण प्राप्त है और साथ ही ये तमाम बातें जो जिक्र यहाँ पर कैप्टन ने की है वो जाहिर तौर पर कैप्टन की नाराजगी है, जो सब कुछ अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा है कुल मिलाकर के, और कहा कि आपने एक धोखेबाज को नजरअंदाज किया है। सीधे तौर पर सिद्धू पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही हरीश रावत का व्यक्तित्व कहिए और मेरे खिलाफ आधी रात को बकायदा साजिश रची गई थी जिस वजह से काफी वो नाराज है और इसीलिए ये तमाम बड़े कारण उन्होंने बताए हैं इस्तीफे में। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। अयोध्या में आज दिवाली के अवसर पर सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। आज राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। वहां लाखों दिए एक साथ जलाए जाएंगे। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर इस बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है, जिनमें करीब 9 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि 3 लाख दिए अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों को रोशन करेंगे। इसके अलावा श्री राम के अयोध्या आगमन की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें कई झांकियां भी शामिल होंगी। दिवाली के मौके पर पूरे अयोध्या शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। आज होने वाले इस खास कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा कई विशेष अतिथि भी आज के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी आज लखीमपुर हिंसा को लेकर राज्य में लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएगी। पार्टी ने अपने सभी नेताओं और यूपी की जनता से लखीमपुर कांड के विरोध में इस दिन को मनाने का आह्वान किया है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए अपील की थी कि हर महीने की 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन हिंसा में मारे गए किसानों की याद में दिए जलाने और अन्नदाताओं का मान बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूपी में अगले साल चुनाव है, ऐसे में लखीमपुर खीरी हिंसा एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा मांग रहा है। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से औपचारिक तौर पर इस्तीफा देने और नए पार्टी का ऐलान करते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। आनन फानन में कल शाम पंजाब में पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत पार्टी के 45 विधायक शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बताया गया कि बैठक में कैप्टन की नई पार्टी से कांग्रेस को होने वाले संभावित नुकसान पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में सिद्धू और चन्नी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। बैठक में पार्टी ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि चन्नी और सिद्धू के बीच कोई मतभेद नहीं है और पार्टी एकजुट होकर आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। कैप्टन ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। दिल्ली में दिवाली के दिन होने वाले हादसों के खतरों को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। दिल्ली की रात हादसों से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली की अलग अलग जगहों पर 30 छोटे फायर स्टेशन बनाए हैं, जहां पर मौजूद गाड़ियां स्टैंड बाय मोड में रहेंगी, जिनका काम आग लगने की कॉल मिलते ही मौके पर पहुंचना और फटाफट आग पर काबू पाने की कोशिश करना होगा। दिवाली की रात पर अक्सर बड़ी आगें देखने को मिलती हैं, जिससे बचने के लिए इस तरीके के कदम दिल्ली फायर सर्विस ने उठाए हैं और ऐसे एक फायर स्टेशन जो है कनॉट प्लेस में बनाया गया है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर हैं और आप देख सकते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस के जवानों को तैनात किया गया है, गाड़ी को तैनात किया गया है।
यही नहीं, आग लगने की वजह से अगर कहीं पर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके लिए कंट्रोल रूम अलर्ट पर रहेगा और हादसे से निपटने के लिए तुरंत एक्शन लेगा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को यहां की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों को ट्वीट कर शेयर किया। कल दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 303 रहा, जो कि एक दिन पहले 281 था। लगातार खराब होती जा रही हवा की गुणवत्ता के चलते दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब ही रहेगी। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है और ये खराब श्रेणी में आ जाएगी, लेकिन दिवाली से पहले ही AQI 303 पहुंच गया है, जो कि सबसे खराब श्रेणी में आता है। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपकी काम की खबर देखने का। त्योहारों में रेल यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने छठ पूजा के अवसर पर बिहार के लिए 24 खास ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों से बिहार के अलग अलग हिस्सों के लिए ये खास ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें सिकंदराबाद दानापुर छठ पूजा स्पेशल, दिल्ली दरभंगा महोत्सव स्पेशल, नई दिल्ली जोगबनी महोत्सव स्पेशल, दिल्ली सहरसा महोत्सव स्पेशल, सरहिंद सहरसा महोत्सव स्पेशल, दिल्ली भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल, नई दिल्ली कटिहार महोत्सव स्पेशल और आनंद विहार बरौनी महोत्सव स्पेशल शामिल हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने वालों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ न हो, इसलिए भारतीय रेलवे की तरफ से ये कदम उठाया गया है। बर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ट्रेनों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है। और इसी के साथ न्यूज उदय में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अयोध्या में आज दिवाली के अवसर पर सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। आज राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा आप सभी को देखने को भी मिलेगा। वहां पर लाखों दिए एक साथ जलाए जाएंगे और इसके अलावा सरयू नदी के किनारे लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर के इस बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जगमगाएंगे, जबकि 3 लाख दियों से मठ मंदिर रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि राम की पैड़ी सरयू घाट से लेकर के रामकथा पार्क तक सतरंगी रोशनी से सजावट की गई है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। तो अयोध्या में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही रिकॉर्ड भी आज बनेगा। 12 लाख दीप आज जलाए जाएंगे। एक अद्भुत नजारा आपको आज यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिलेगा। भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से आज खूबसूरत नजर आएंगी। हर तरफ आपको रोशनी नजर आएगी। तो देखिए, दीपावली के इस शुभ मौके पर हालांकि आज छोटी दिवाली है, लेकिन देखिए तैयारी हर तरफ पूरी कर ली गई है। सरयू घाट की अगर बात करें तो पूरी तरफ से हर तरफ तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही लेजर शो का भी कार्यक्रम का भी आयोजन यहां पर किया गया, यानी कि कुल मिलाकर शाम होते होते बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे कार्यक्रम आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हर साल अयोध्या नगरी में देखने को मिलता है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में है और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आपको अभी की तैयारियों को देखकर ये नहीं लगेगा कि अब से 4 साल पहले 3 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी वो यही अयोध्या है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस लेजर लाइट शो की तस्वीरें हैं जिसके लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। दीपोत्सव के खास मौके पर दिवाली से ठीक पहले ये पूरा लेजर लाइट का जो शो है उसे आयोजित किया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसे अभी से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप अभी की इस तस्वीर को देखें तो ये जो लेजर लाइट है इसे देखकर यकीन भी नहीं होता कि हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या
से 4-5 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी, ये वही अयोध्या है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन 4 सालों में अयोध्या कितनी बदली है, कितनी भव्य और दिव्य हुई है अयोध्या। और ये तस्वीर इस बात का, इस दावे का जीता जागता उदाहरण है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर मिशन 2022 में अयोध्या राजनीति का केंद्र क्यों है। क्या अयोध्या के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी है? इसका जवाब अयोध्या से हमारे इस खास शो में देखिए। विवेक आचार्य जी, जिस तरह के परिवर्तन हमने देखे हैं दीपावली को लेकर, एक अलग दीपोत्सव की संस्कृति बीते 4 से 5 सालों में डेवलप होती हुई, यहाँ पे विकसित होती हुई दिखाई दी है। 9 लाख दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ये जो दीपोत्सव को लेकर एक अलग संस्कृति अयोध्या में इस वक्त दिखाई दे रही है, ये परिवर्तन कैसा है? और अगर इसको मैं योगी सरकार से पहले के वक्त से इसकी तुलना करूं तो अयोध्या वासी होने के नाते आप इस पर क्या आज बता पाएंगे, कैसे रोशनी डालेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, पहली चीज़ तो अयोध्या की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने पूछा है कि पहले की दीपावली और अब की दीपावली में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको अयोध्या वासी होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के लौटने के समय जो हर्ष और उल्लास था अयोध्या में, वो राम जन्मभूमि के निर्माण और अथक प्रयास था भाजपा का, मोदी सरकार का और योगी जी का। और योगी जी की जो प्राथमिकता अयोध्या को लेकर के है, उसको लेकर के पूरी अयोध्या सजी संवरी एक दुल्हन की तरह है, जो आज त्रेता युग की याद दिलाती है। उस समय तो भाई हम थे नहीं, सुने हैं, पढ़े हैं। तो आज की अयोध्या जो 4 साल में बदली है, वो जमीन आसमान की तरह बदली है। और आने वाला समय अयोध्या के लिए भगवान श्री राम का जो जन्मस्थान बन रहा है, पूरे विश्व में इकलौता है, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था। स्वामी जी, अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी गिरीश दास जी, जब इस ऐतिहासिक प्रतीक्षा की बात हो रही है कि इतना लंबा एक इंतज़ार किया कि राम मंदिर बने, और अब जब मंदिर निर्माण की तरफ कार्य चल रहा है और ऐसे समय में दीपोत्सव भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता यहाँ चले आ रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक है और बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं, सबको अयोध्या की याद भी आ रही है। अयोध्या क्या इस बार चुनाव के केंद्र में रहेगी? और ये सवाल राजनीति का इसलिए आ गया है क्योंकि जब राम राज्य की बात हो रही है तो उस राम राज्य के केंद्र में भी राजनीति है। मीनाक्षी जी, आपका ध्यान मैं इस तरफ लेके चलना चाहता हूँ। भगवान का चरित्र इतना पावन और विशाल है, इसकी हृदय में इतनी गहराई है भगवान के चरित्र में। जो भी आता है भगवान के चरित्र से निर्माण किस चीज़ का होता है, जो सनातन धर्म है और जो सत्य सनातन है हमारा, तो मर्यादा का ही जन्म भगवान के चरित्र को सुनने से, भगवान के चरित्र को गाने से। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपके सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ, भगवान राम क्यों महान? संत समाज तो खुलकर राजनीति पर बोलता है। तो भगवान के चरित्र में सबसे पहले कहा गया, बाबा तुलसी ने कहा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले उनमें संस्कार की जन्म होती है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य आने के बाद जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनमें संस्कार आ रहा है। आज जो भगवान के प्रति ईर्ष्यावान हो, श्रद्धावान हो रहे हैं, आज भगवान के चरणों में उनका अनुराग है, वो आकर के माथा टेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राम के चरित्र का प्रभाव है, कहीं ना कहीं राम की लीला का प्रभाव है, जिसको हम आज जो भी ये राम राज्य है, आप यही राम राज्य है। राम राज्य है, विरोध कर रहे थे, जो उनके अस्तित्व को नकार रहे थे, जो उनको काल्पनिक मान रहे थे। महाराज जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, राम राज्य है। अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश या देश में भी अगर मैं बड़ी तस्वीर के रूप में बात करूं तो राम राज्य है, और अगर नहीं तो हम राम राज्य से कितना दूर हैं? राम के समान जब कोई राजा होगा तभी तो राम राज होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, समनर करहि परस्पर प्रीति, ये राम राज है। जय हिंद, जय भारत। मानस दास जी, राम राज्य की जब बात हो रही है, और क्योंकि राजनीति का जिक्र भी यहाँ पर हो आया कि सबको अयोध्या की याद आ रही है, नेताओं के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, तो क्या अयोध्या इस बार चुनाव के केंद्र में होगी या चुनाव किस दिशा में जाएगा, ये अयोध्या तय करेगी? मंदिर निर्माण तय करेगा? सबसे पहले आप मूल में आइए और गहरे में आइए।
राजनीतिज्ञ लोगों का संबंध हर समय और काल के अनुसार बदलता रहता है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो या आंदोलन का क्षेत्र हो। उनको जहां मुद्दा दिखेगा उधर ही उनका रुख होता है। तो इस समय अयोध्या पे पूरे विश्व की नज़र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इधर आएंगे ही। अयोध्या तय करेगी लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? नहीं, अयोध्या तो तय कर चुकी है। अयोध्या तय कर चुकी है। हाँ, अभी महाराज श्री बोल रहे थे ना कि जो राम जी का अनुसरण करेगा वो किसी भी गद्दी पे बैठ सकता है। अभी किसी ने हमसे कहा था कि एक सन्यासी गद्दी पे बैठा हुआ है, ये कहाँ तक उचित है? तो हमने उन्हें जवाब दिया था कि इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि सन्यासी को गद्दी पे बैठना पड़ा, है कि नहीं? तो और सन्यासी ही सभी के बारे में करुण हृदय होकर के सोच सकता है। शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति जो होगा अपने घर, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा, लेकिन अखिलेश इसके बाद समाज के बारे में सोचेगा। अखिलेश जी तो अपनी हर सभा में और हर मंच पर ये कहते हैं कि हमारे ही किए हुए काम है जिसको बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में भी जो अब अयोध्या के नव निर्माण को लेकर जो पूरा एक योजना बन रही है कि 2047 तक का प्लान ये है, तो विपक्ष तो ये कहते हुए निशाना साधता है कि ये तो हमारी भी तैयारी थी, हमारी भी प्लान थी। हम कितना हो श्रृंगार किसी को पहना दें, अगर वस्त्र नहीं पहनाएंगे तो श्रृंगार का क्या मतलब है? नियत पर शक जता रहे हैं तो जो नहीं, नियत पे नहीं, हम परमात्मा के प्रति आस्था की बात कर रहे हैं, हम सन्यास की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। परमात्मा के प्रति जिसकी आस्था होगी वह आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करके सबसे आगे रहेगा, और जो परमात्मा को सिर्फ मुद्दा समझेगा वो नीचे रहेगा। ये आपने बड़ी बात की साध्वी जी। मानस दास जी कह रहे हैं कि परमात्मा में जिसकी आस्था है, जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहां तो नियत साफ है, लेकिन जो मुद्दा बनाकर चल रहा है उसके लिए हालात ठीक नहीं होंगे। तो जो बाकी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, संत समाज उसे लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनता जनार्दन होती है, उसको जनार्दन कहा जाता है और वो सब कुछ समझती है। नेता वास्तव में क्या चाहते हैं वो जनता भी समझती है। लेकिन संत समाज तो पथ प्रदर्शक है। संत समाज जिस दिशा में आगे बढ़ता है जनता उसके पीछे चलती है। बिल्कुल, संत समाज के पथ प्रदर्शन में ही आज संतों की ही देन है कि वो राम मंदिर आज बन रहा है। यानी ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार। बिल्कुल। विवेक आचार्य जी, देखिए अब चुनावों में जिस तरह से अयोध्या को लेकर बात हो रही है, अयोध्या उसके केंद्र में दिखाई दे रही है, अब क्या होगा ये तो जनता बताएगी। लेकिन अयोध्या वासियों से जब इससे पहले मैं आती रही और लोगों से मैंने बात की, तो अक्सर विकास को लेकर वो ज़रूर कहते थे कि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, लेकिन यहाँ पर विकास क्या हुआ या यहाँ के लिए काम क्या हुआ? लेकिन अब जिस तरह के निवेश की और जो एक पूरी योजना तैयार की गई है, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, आपको लगता है कि अयोध्या की सूरत, अयोध्या की सीरत, किस्मत बदलने वाली है? आप मानते हैं अयोध्या वासियों के लिए ये? जी बिल्कुल बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कागज़ पर जो योजनाएं दिखाई देती हैं, सवाल ये है कि वो अमल में किस तरह से आती हैं। तो अयोध्या वासी इस पर क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश है। देखिए, अयोध्या वासी इस पे इसी तरीके से सोचेंगे कि कार्य तो होगा। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी, इन दोनों लोगों ने अपने लिए क्या किया। आज लेकिन आप जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक अयोध्या वासी जो शिकायत पहले करता था कि उसके लिए विकास नहीं है, और बहुत छोटे छोटे मुद्दे, सड़क से लेकर रोजगार से लेकर अयोध्या जो है वो विकास में रफ्तार से आगे बढ़े, इन परिस्थितियों में क्या कोई परिवर्तन आया है, आएगा? अयोध्या वासियों को क्या लगता है? देखिए, पहले से तो बहुत बदलाव आया है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, 2023 तक पहली फ्लाइट भी आपके यहाँ से टेकऑफ कर जाएगी, जो लखनऊ जाना पड़ता था। सारी रोडें चौड़ी हो रही हैं। महाराज जी, देखिए जिस तरह से पूरा ये बातचीत निकल कर आ रही है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब प्रभु श्री राम के दौर की जो मुख्य बातें रहीं या जो उनके समय के मुख्य पड़ाव रहे कथा के, उनको पुनर्जीवित भी किया जा रहा है अयोध्या में, जब अयोध्या को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है।
लेकिन क्या आप मानते हैं कि जमीन पर भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रभु श्री राम के आदर्श लोगों के बीच भी मौजूद हैं, उनके चरित्र में भी मौजूद हैं, ये आप मानते हैं आज के वक्त में? अयोध्या का हर व्यक्ति, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब श्री राम का अति प्रिय हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। आई थिंक इन्होंने एक वाक्य में ही जो है पूरा सार कह दिया है, जो पूरी एक बात है वो बता दी है कि अयोध्या और अयोध्यावासी और प्रभु श्री राम वो दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कहीं। तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को मैं करूंगी समाप्त, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोम रोम में श्री राम और अयोध्या ने आज यही संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार भी दिवाली उत्सव मनाने जा रही है, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर की भव्य झलक देखने को मिलेगी। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा का आयोजन किया था और इस साल भी यानी कि कल शाम 7 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल होंगे। दिवाली पूजा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनवा रहे हैं और इसी मंदिर में वो दिवाली में पूजा करने वाले हैं। अब की बार दिल्ली की दिवाली भगवान श्री राम वाली होगी, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या का राम मंदिर ही बना डाला। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको लगेगा अयोध्या में राम लला का मंदिर, बिल्कुल यही तस्वीर के साथ। लेकिन ये तस्वीर अयोध्या की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर दिल्ली की है। और दिल्ली में बड़ी जो दीपावली पर बड़ा उत्सव करने की तैयारी है, उसे ये रूप दिया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का रूप दिया गया है और इसी तरीके से पूरा डिजाइन किया जा रहा है ताकि वही लुक, वही फीलिंग, वही सब कुछ नजर आए जब यहाँ पूजा हो रही हो। दीपावली की शाम इसी राम मंदिर के प्रतिरूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ दिवाली पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल हाल ही में अयोध्या गए थे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल की भक्ति पर सवाल उठाए गए। अब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राम मंदिर बना दिया तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली की दिवाली को शुरू भी इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि आप पटाखे मत बजाइए, क्योंकि देखिए दिवाली त्योहार है, लोग मनाना तो चाहते हैं और कोविड की वजह से लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे भी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी दिल्ली की दिवाली का आयोजन किया जा रहा है कि लोग चाहे अपने घरों से बाहर ना निकलें, चाहे पटाखे ना बजा पाएं, लेकिन फिर भी 2 करोड़ दिल्ली वासी एक साथ मिलकर दिवाली जरूर मना सकें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंदिर का स्वरूप देना दिल्ली के लोगों के लिए एक संदेश है कि वो पटाखे न जलाएं, प्रदूषण न फैलाएं। खैर, आप राम मंदिर के प्रतिरूप पर गौर कीजिए, ये ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन है। अरविंद केजरीवाल अब से करीब 48 घंटे बाद पूजा करेंगे और मंदिर के प्रतिरूप का निर्माण जारी है, लेकिन फिर भी अयोध्या के मंदिर का दर्शन आपको दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मिल जाएगा। से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के अंदर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, दीपावली पर दीप उत्सव मनाया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहीं बैठकर दीपावली पर पूजा करेंगे। पूरी कैबिनेट साथ में होगी, साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारी और उसके साथ दिल्ली के विधायक यहां पर बैठकर पूजा करेंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भव्य तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसे इस बात से जोड़कर बताया जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो, लोग पटाखे ना जलाएं, इस आयोजन का आनंद ले, इसके लिए ये किया जा रहा है। मंदिर का प्रारूप करीब 30 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा होगा। वैसा ही गर्भगृह, उसी तरह के मंडप, पूरी तरह अयोध्या के श्री राम मंदिर का डिजाइन। आम आदमी पार्टी की पूजा में ही भगवान श्री राम के सिर्फ मंदिर का प्रारूप नहीं है, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के रोम रोम में राम है। देखिए, दीपावली तो दीपों का त्योहार है। जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो तब पूरी अयोध्या में उनका स्वागत किया गया दीपों के साथ। तो हम भी भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं दिल्ली के अंदाज में। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए, साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर कैबिनेट की मोहर भी लग गई। और अब दिल्ली सरकार के दिवाली पूजन में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक मिलेगी और आम आदमी पार्टी में राम भक्ति की। कि हम सब की तो पूरी जिंदगी धर्म से जुड़ी हुई है। चाहे जैसे मैं बता रही थी कि चाहे हम लोग जो अपने हाथ में धागे बांधते हैं, चाहे हम घर से निकलने से पहले पूजा करते हैं, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे हों, तो धर्म हम सबकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। मुझे ये लगता है कि इस देश में हमें ये मानना पड़ेगा कि सबको, हमें एक ऐसा देश बनाना है कि सबको अपने धर्म को, अपनी आस्था को जीने का मौका मिलना है। अब की बार दिल्ली के 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के राम मंदिर में दिवाली पूजन करेंगे। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरा पूरा करके आज स्वदेश वापस लौटने वाले हैं और अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें की। आखिर में ग्लासगो में भारत रवाना होने से पहले सैकड़ों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें गुड बाय कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से अलग बनाता है। इटली और यूके का दौरा खत्म कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से भारत के लिए रवाना होने लगे तो भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के लिए होटल के बाहर जमा हो गए। इसके बाद जैसा कि अक्सर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके बीच पहुंच गए। पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया और बच्चों को प्यार दिया। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान पीएम ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। एक दिलचस्प तस्वीर उस वक्त दिखी जब भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को ढोल ड्रम के साथ गुड बाय कहा और पीएम मोदी ने उनके साथ ड्रम पर हाथ भी आजमाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी पहले भारतीयों से मिले और फिर ड्रम बजाने लगे। इससे पहले अपने यूरोप दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई अहम मुलाकातें की। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी। इजरायली पीएम ने तो मजाकिया अंदाज में यहां तक कह दिया कि आप इजराइल में बेहद लोकप्रिय हैं, आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजरायली पीएम से मुलाकात को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। रिसर्च, इनोवेशन और तकनीक के क्षेत्रों में भारत इजराइल की साझेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी बातचीत हुई। The meeting that the Prime Minister had with the Prime Minister of Israel, His Excellency Mr. Naftali Bennett. This is again the first meeting that the two Prime Ministers have had. They've spoken on the phone earlier, but they're meeting for the first time. The Prime Minister mentioned to the Israeli Prime Minister that next year would represent the 30th anniversary of diplomatic relations between India and Israel, and invited him to visit India in that context. Mr. Bennett said, Prime Minister Bennett said that he had visited India about 3 times in the past in his capacity as the minister in the government of Israel, but he would be delighted to visit India in the first quarter of 2022 in his current capacity. He also said that the relations between India and Israel were very close, very comprehensive, and that it would be his endeavor to strengthen and widen that relationship even further. इजरायली पीएम के अलावा पीएम मोदी ने दौरे के आखिरी दिन नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने स्वदेश वापसी के वक्त ट्वीट किया, धरती के भविष्य को लेकर 2 दिन के मंथन के बाद ग्लासगो से प्रस्थान कर रहा हूं। भारत ने न सिर्फ पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया, बल्कि अगले 50 साल के लिए एक एजेंडा सेट कर दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री का ये यूरोप दौरा
कई मायनों में खास रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के साथ साथ COP26 सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा और पीएम मोदी के सुझावों का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।